अगर इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन अचानक टोल प्लाजा बन जाए, अगर समंदर के बीच एक पतला सा दर्रा हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, वही जगह किसी एक देश के हाथ में पास लो आगे बढ़ो जैसा गेट बन जाए और जो टैंकर, कार्गो या कंटेनर उस गेट से निकले उसे फीस देनी पड़े। आज इस सवाल की चर्चा तेज है क्योंकि जंग के बीच ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण दिखाते हुए संकेत दिया है कि रास्ता हमारा, गुजरने के पैसे दो। यानी रास्ता हम संभाल रहे हैं तो कीमत भी हम तय कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ व्यापारिक रिश्तों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो असर आपकी हमारी जेब तक आएगा। तेल की कीमतों में उछाल, शिपिंग का खर्च, बीमा का डर और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव, सब कुछ एक साथ गड़बड़ा जाएगा। पहले यह समझिए कि दुनिया आज हॉर्मुज के नाम से इतना डरी हुई क्यों है। हॉर्मुज क्यों इतना अहम है, ये सीधे सीधे समझना जरूरी है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी कई बार अनकही में बात कर चुकी हूं। ओमान और ईरान के बीच ये एक नैरो पास दुनिया का एक ऐसा ऑयल चोक पॉइंट है जहां से सामान्य हालात में रोज औसतन 20 से 21 मिलियन बैरल तेल निकलता रहा है। यानी दुनिया की कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 5वां हिस्सा। और एलएनजी जैसी गैस की बड़ी खेप भी इसी से होकर जाती है। तो साफ शब्दों में कहें तो दुनिया का हर 5वां बैरल इस एक रास्ते पर निर्भर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ताजा फैक्ट शीट बताती है कि 2025 में करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल यहीं से गया और उसका लगभग 80% एशिया की तरफ गया। ट्रैफिक का स्केल भी समझिए। सामान्य दिनों में रोज 80 से 130 जहाज इस दर्रे से गुजरते हैं, यानी साल भर में 30,000 से ज्यादा ट्रांजिट्स। और इनमें भारी संख्या टैंकर्स और गैस कैरियर्स की होती है जो एनर्जी सप्लाई का बोझ उठाते हैं। लेकिन फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और फिर ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया तो हॉर्मुज का नक्शा बदल गया। कानूनी तौर पर स्ट्रेट बंद नहीं कहा गया, लेकिन हैंडलिंग में ईरान ने इसे कंट्रोल्ड जोन बना दिया जहां सिलेक्टिव पैसेज होने लगा। किसे निकलने देना है और किसे नहीं, ये बातचीत, संकेत और ताकत के हिसाब से तय होने लगा। नतीजा ये कि जो रास्ता रोज 100 से ऊपर जहाज देखता था, वहां 1-2 जहाज का निकलना भी मुश्किल हो गया। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इस तेल गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं। मतलब अभी के हालात में सबसे बड़ा झटका एशिया को लग रहा है। कई दिनों में 1 से 2 ट्रांजिट और कुछ दिन तो एक भी नहीं। अगर आप IMF पोर्ट वॉच, मरीन ट्रैफिक जैसे ट्रैकर्स को देखेंगे तो समझ जाएंगे रोजाना बिजी रहने वाला ये पैसेज अचानक थम सा गया है। साथ में यह भी कि सैकड़ों जहाज स्ट्रेट के बाहर एंकर पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम चक्का जाम में देखते हैं ना, स्थिति जो होती है। इस बीच एक पैटर्न और दिखा है। कुछ जहाज ऐसे थे जिनका ट्रैकिंग सिस्टम बीच में बंद कर दिया गया था या ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसे डार्क ट्रांजिट कहा जाता है। और कुछ खास देशों के झंडे वाले जहाज या खास तरह का सामान ले जाने वाले जहाजों को आसानी से गुजरने दिया गया। डेटा बताता है कि जंग शुरू होने के बाद शुरुआती दिनों में कुल मिलाकर बस 21 टैंकर यहां से पार कर पाए, जबकि आम हालत में 100 से ज्यादा रोज निकलते हैं। यानी असल कहानी सिलेक्टिव पैसेज की है, फ्री या नो पैसेज की नहीं। अब इसी कंट्रोल के बीच टोल की बात उठी है। ईरानी सांसदों और उनके बड़े अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने की योजना बन रही है। तर्क ये कि सुरक्षा और नियंत्रण ईरान दे रहा है तो उसे इसका पेमेंट भी मिलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज पर करीब 10% टोल लगाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो ईरान को हर साल लगभग 73 अरब डॉलर की कमाई हो सकती है। इस पैसे से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, जो अभी अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से दबाव में है। साथ ही अभी चल रहे युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने में भी मदद मिलेगी। ईरान के अधिकारियों का मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये कदम जरूरी है और इससे देश को आर्थिक राहत मिल सकती है। साफ है कि दुनिया को अगर सुरक्षित रास्ता चाहिए तो भुगतान करे उसके लिए, और युद्ध के बाद नया सिस्टम बनाकर ईरान इस स्ट्रेट में अपने नियम लागू कर सकता है। ये पॉलिसी सिग्नल साफ बताता है कि ईरान कंट्रोल को कैश में बदलना चाहता है। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये लीगल होगा?
यानी क्या कोई देश इंटरनेशनल स्ट्रेट्स में मनमानी फीस लगा सकता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स? अंतर्राष्ट्रीय कानून अनक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहता है कि हॉर्मुज जैसे स्ट्रेट में ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है। जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते हैं वहां से जहाजों को गुजरने से रोका नहीं जा सकता, न ही मनमाना टोल लगाया जा सकता है और न ही किसी देश या जहाज के साथ भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन ईरान अपनी तरफ से यह दलील दे सकता है कि उसने अनक्लॉस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए वो उसके नियमों से बंधा नहीं है। दूसरी तरफ ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रांजिट पैसेज अब सिर्फ किसी एक समझौते का नियम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कस्टमरी लॉ बन चुका है जिसे लगभग सभी देशों पर लागू माना जाता है, चाहे उन्होंने उस समझौते पर साइन किया हो या नहीं। यानी सीधी बात यह है कि ईरान अपनी कानूनी दलील देगा, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा उसे पूरी तरह सही नहीं मानेगा। लेकिन असली सवाल है, कानून में लिखा क्या है और उसे लागू कैसे किया जाएगा, और लागू करवाने की लागत कौन देगा? यहीं पर ताकत और कंट्रोल का खेल शुरू होता है। युद्ध ने इस बहस को और कड़ा बना दिया है। गल्फ के देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार हुए हैं। यूएई, कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, हर जगह बमबारी और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कतर के रास लाफान जैसे विश्व के सबसे बड़े एलएनजी हब पर हमले की पुष्टि हुई। यानी यही वो जोन है जहां एयर डिफेंस और समुद्री सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही वजह है कि अमेरिका और उसके साझेदार अपनी ढाल यहीं मजबूत करने पर मजबूर हैं, वरना हॉर्मुज से पहले ही ऊर्जा सप्लाई के झटके खा जाएंगे। दूसरी तरफ समुद्री बीमा और फ्लीट इकोनॉमिक्स ने भी टोल विचार को बल दिया है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। वॉर रिस्क इंश्योरेंस, जहां पहले जहाज की वैल्यू का करीब 0.25% पड़ता था, वो इस टकराव में रिपोर्ट के मुताबिक 5% तक जा पहुंची है। सीधे शब्दों में $100 मिलियन के टैंकर को सिर्फ एक बार हॉर्मुज पार करने के लिए बीमा में $5 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 46.2 करोड़ रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। और यही नहीं, कई बड़े बीमा देने वाली कंपनियों ने युद्ध से जुड़े जोखिम को कवर देना बंद कर दिया है। इस वजह से कई जहाज मालिकों के पास जहाज चलाना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इधर जहाजों की कमी और बढ़ते खतरे के कारण माल ढुलाई के किराए तेजी से बढ़ गए। तेल ढोने वाले बड़े जहाज का किराया हर दिन $4 लाख से भी ऊपर पहुंच गया, यानी अगर हम रुपए में बात करें तो 3,70,00,000 रुपए प्रतिदिन। वहीं गैस ले जाने वाले जहाज, जिन्हें एलएनजी कैरियर्स कहते हैं, उनके किराए भी अचानक 2 या 3 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे हालात में अगर ईरान ऊपर से टोल भी लगा देता है तो वहां से गुजरने की कुल लागत कितना ज्यादा बढ़ जाएगी, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर होगा यह कि हॉर्मुज से वही सामान भेजा जाएगा जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बाकी जहाज या तो रुक जाएंगे या फिर दूसरा रास्ता चुनेंगे। अब जरूरी बात, अगर टोल लगा तो ईरान की कमाई कितनी बढ़ सकती है? और यहां हम डॉलर नहीं, पूरी तरह भारतीय रुपए में बात करेंगे ताकि आप सीधे समझ सके। सामान्य समय में अगर रोज औसतन 100 जहाज गुजरते हैं तो साल भर में करीब 36,000 ट्रांजिट होते हैं लगभग। अगर हर जहाज से लगभग 92 लाख रुपए या कहें तो $1 लाख टोल लिया जाए तो सालाना कमाई करीब 3.6 बिलियन बनती है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 33,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर टोल बढ़ाकर 2.31 करोड़ रुपए प्रति जहाज यानी लगभग $2.5 लाख कर दिया जाए तो सालाना कमाई करीब 9.1 बिलियन पहुंच सकती है, जो रुपए में लगभग 84,000 करोड़ के आसपास बैठती है। और अगर वॉर प्रीमियम जैसे हालात में टोल 4.62 करोड़ रुपए प्रति जहाज यानी $5 लाख तक चला जाए तो सालाना कमाई ईरान की करीब 18 बिलियन हो सकती है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1.66 लाख करोड़ के करीब पहुंचती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा हिसाब सिर्फ गणित पर आधारित है। असल में टोल कितना होगा, कितने जहाज गुजरेंगे, ये पूरी तरह उस समय के हालात और जोखिम पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बताने को काफी है कि कंट्रोल को कैश में बदलने की क्षमता कितनी बड़ी है, खासकर तब जब बीमा और फ्रेट पहले से महंगे हैं
और सिलेक्टिव पैसेज की प्रैक्टिस चल ही रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने ऐसे ड्रोन और लॉन्च सिस्टम तैयार किए हैं जिनसे गुजरते जहाजों को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। कुछ मामलों में ड्रोन हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आई भी हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना रखे हैं जहां से एंटी शिप मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अमेरिका ने इन ठिकानों को खतरा मानते हुए उन पर हमले भी किए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ईरान ने मिसाइल सिटी जैसे अंडरग्राउंड ठिकानों में कामिकाजे ड्रोन, समुद्री माइंस और जहाजों को निशाना बनाने वाले हथियार जमा करके रखे हुए हैं। अब इस पूरे संघर्ष में क्लस्टर बम का एंगल भी जुड़ गया है। खबरों के मुताबिक ईरान पर जवाबी हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बड़े इलाके में एक साथ कई धमाके होते हैं और खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका का कहना है कि ये सारी तैयारियां सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर दबाव बनाने और जरूरत पड़ने पर शिपिंग को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि ईरान लगातार यही कहता रहा है कि उसकी सैन्य तैयारियां अपनी सुरक्षा और दुश्मनों को रोकने के लिए है, न कि आम व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए। अमेरिका लगातार कह रहा है कि दूसरे देश भी अपनी नौसेना भेजें और मिलकर हॉर्मुज को खुला रखें, लेकिन यूरोप और एशिया के बहुत से देशों ने अपनी दूरी बनाई हुई है। कोई इसे अपनी लड़ाई नहीं मान रहा और ना ही इस लड़ाई में कूदना चाह रहा है। और कुछ कह रहे हैं कि पहले हालात शांत होने दीजिए, फिर बात करेंगे। बीच बीच में कुछ देशों ने बातचीत के जरिए सीमित सेफ पैसेज निकालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए। अभी तक कोई मजबूत बहुराष्ट्रीय फ्रंट तैयार नहीं हो पाया है। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जे में लेने के लिए हमले तेज कर दिए। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की मिसाइल साइटों को निशाना बनाया है। दावा है कि ईरान इन्हीं मिसाइल साइट से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा था। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों को नष्ट करने के लिए 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलो वजन वाले बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का इतिहास काफी पुराना और जटिल है, जो मुख्य रूप से 1953 के तख्तापलट से शुरू होकर आज तक जारी है। और हाल की जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन इसके कुछ अहम माइलस्टोन्स हैं, जैसे 1980 के दशक का ईरान इराक युद्ध, जिसे टैंकर वॉर भी कहा गया, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खाड़ी में जा रहे जहाजों पर मिसाइल और बारूदी सुरंगों से हमले होने लगे, तेल सप्लाई बाधित होने लगी और दुनिया में ऊर्जा संकट का डर पैदा हो गया। उस समय अमेरिका ने कुवैत के टैंकरों को अपनी सुरक्षा में लेकर ऑपरेशन चलाया, लेकिन 1988 में एक बड़ा हादसा हुआ जब अमेरिकी युद्धपोत ने गलती से ईरान के यात्री विमान ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया, जिसमें 290 लोगों की मौत हो गई। और यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। इसके बाद 2000 के दशक में मामला और गंभीर हुआ, जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सामने आया और अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे खतरा बताते हुए ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके जवाब में ईरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। ये धमकी इसलिए खतरनाक थी क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक जैसे देश इसी रास्ते से तेल निर्यात करते हैं और पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई इससे जुड़ी है। इसके बाद ईरान ने कई बार मिसाइल टेस्ट, नौसैनिक अभ्यास और अपनी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तेज रफ्तार नौकाओं के जरिए ताकत का प्रदर्शन किया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर यहां तैनात कर दिए। तो इस तरह हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री मोर्चा बन गया जहां युद्ध भले ही खुलकर ना हुआ हो, लेकिन तनाव हमेशा बना रहा। 2019 में हालात अचानक भड़क गए जब ओमान की खाड़ी में कई तेल टैंकरों पर हमले हुए और अमेरिका ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया, जबकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया। लेकिन असली टकराव तब हुआ जब ब्रिटेन ने जिब्राल्टर में एक ईरानी टैंकर को जब्त कर लिया और जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटिश टैंकर स्टेना इम्पेरो को पकड़ लिया। ये सीधा ईरान और ब्रिटेन के बीच टकराव था, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत भेजे और अमेरिका ने ऑपरेशनल सेंटिनल शुरू किया ताकि खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा की जा सके। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि विशेषज्ञों ने इसे युद्ध की दहलीज तक पहुंचा हुआ बताया। इसी दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ जब ईरान ने अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया और अमेरिका ने जवाबी हमले की तैयारी की, लेकिन आखिरी समय पर उसे रोक दिया गया। इसी साल सऊदी अरब की एरामको तेल सुविधाओं पर हमला हुआ, जिसका आरोप भी ईरान पर लगाया गया और यहीं से संघर्ष ने एक नया रूप ले लिया, जिसे शैडो वॉर कहा जाता है, यानी सीधे युद्ध के बजाय
छोटे छोटे हमलों, ड्रोन स्ट्राइक्स, टैंकर जब्ती और साइबर हमलों के जरिए दबाव बनाना। इसलिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट आज भी दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री इलाका बना हुआ है, जहां हर गुजरते जहाज के साथ ये सवाल भी चलता है कि क्या सब कुछ सामान्य रहेगा या फिर एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट और युद्ध के कगार पर ले जाएगी। अब सीधी बात, हॉर्मुज़ सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा की नस है। जो इसे कंट्रोल करता है वो सिर्फ रास्ता नहीं, कीमत भी कंट्रोल करता है। ईरान ने दिखा दिया है कि बिना औपचारिक रूप से रास्ता बंद किए भी कंट्रोल बनाया जा सकता है। डर का माहौल, चुनिंदा पैसेज और बढ़ती लागत के जरिए। और अब अगर इसमें टोल टैक्स भी जुड़ जाता है तो हर जहाज के लिए गुजरने की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। इसलिए अभी की सबसे बड़ी तस्वीर यही है, हॉर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा गेटवे बनने की कगार पर खड़ा है। जब तक हालात नहीं बदलते, हर जहाज को किसी न किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ सकती है, कभी बीमे के रूप में, कभी फ्रेट के तौर पर और शायद बहुत जल्द टोल के रूप में भी। लेकिन एक तरफ ये कीमतें हैं तो दूसरी तरफ बेशकीमती जान और जीवन के लिए जरूरी गैस और तेल। देश करे भी तो क्या? आने वाले दिन दिलचस्प होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ये टैक्स लगा पाएगा? और क्या सभी देश चुपचाप ये टैक्स भरेंगे या इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगे? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें।